जी। सो लास्ट क्लास में आप लोगों ने ई कॉमर्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया था, ऐसे ही था? ओके, सो ई कॉमर्स के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हवाले से डिस्कस किया, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया कि कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ नहीं करना चाहिए, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए, कौन सा किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने डिस्कशन कर लिया है। सो ये सब कुछ डिस्कशन तो आप लोगों ने की, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। और हम प्रैक्टिकली आ जाते हैं। अगर हम लोग ई कॉमर्स का हमने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया कि हमने ओपन कार्ट पे बनाना है, हमने प्रेस्टा शॉप पे बनाना है, या हमने वर्डप्रेस के ऊपर बनाना है, ये सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया। करने के बाद अब आपने क्या करना होता है, आपने इन प्लेटफॉर्म्स को इंस्टॉल करना होता है अपने पास। इन प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको कोई ना कोई सर्वर की जरूरत पड़ती है। मैंने जब स्टार्टिंग में लेक्चर दिया था उस वक्त मैंने ई बिजनेस के इराज बताए थे डिफरेंट। सो 1990 से लेकर 1995 और अभी तक क्लाइंट साइट, क्लाइंट सर्वर, मैंने बताया था क्लाइंट सर्वर का जो एरा था वो अभी भी चल रहा होता है। सो हमें क्या होता है कि कोई ना कोई सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं वो सर्वर होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपना ई कॉमर्स, जो भी हमारा अपना बिजनेस है, ई कॉमर्स हम यूज़ करना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म को उस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दें, उस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करें, और उस सर्वर के ऊपर जो भी कस्टमाइजेशन वगैरह होती है उन सबको करने के बाद उसको लाइव कर देंगे ताकि यूजर्स उसको देख सके, जाके क्लाइंट जो है हमारे उसको देख सके। क्लियर है? सो उस क्लाइंट सर्वर साइड और सर्वर साइड के लिए आपको ये देखना होता है कि सबसे पहला काम आपने, अगर अपने बिजनेस को ई बिजनेस बनाना है और ई कॉमर्स आपने उसमें यूज करना है, तो फर्स्ट ये यूज चेक करना होगा आपको कि आपने कौन सा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज करना है। ई कॉमर्स के ऊपर मिसने डिस्कशन की होगी, या आपने ओपन कार्ड यूज करना है, प्रेस्टा शॉप यूज करना है, डिफरेंट चीजें हैं उसमें, वर्डप्रेस यूज करना है। थोड़ी सी चेंजेस है लेकिन मैकेनिज्म जो बैकएंड पे जो मैकेनिज्म है वो सबका सेम ही। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, कोई प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो चेकआउट पे जाएगा, चेकआउट के बाद वो ऑर्डर को कंफर्म करेगा। ये एक पूरा एक फ्लो है। लेकिन ऑब्वियस बात है, प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट होने की वजह से किसी में कुछ ऑप्शन है, किसी में कुछ ऑप्शंस मौजूद नहीं है, किसी में प्रोडक्ट्स के लिमिटेशन ज़्यादा है तो किसी में कम है। इस तरह की चीज़ें आपको देख के अपने लिए प्लेटफॉर्म चूज करना होता है। वंस आवाज़ ठीक नहीं आ रही है अभी? क्लियर है? आवाज़ में कोई मसला है किसी को? अभी क्लियर है बेटा? ओके। सो वंस आपने ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद आपको सर्वर की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने कहा था। तो सर्वर के लिए आपको क्या करना होता है, अब आपको देखना होता है कि आपने एक डोमेन परचेज करना होता है, एक होस्टिंग परचेज करनी होती है। लेकिन स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कि खर्चा ना हो, तो इस वक्त कुछ ऑनलाइन जो है ना, आप कुछ चीज़ें फ्री में यूज करना चाहते हैं, तो आपको होस्टिंग डोमेन वगैरह फ्री में भी मिल जाता है। तो आप फ्री के डोमेन होस्टिंग की तरफ जाते हैं, वहां पर आप उसको यूज करते हैं। उसको यूज करने के बाद फिर आपका जब लगता है कि हाँ अब मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलने लगेगा, तो फिर आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं होस्टिंग और डोमेन दोनों। या फिर अगर आप क्या कर सकते हैं, लोकल अपने कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं। ये दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये कि आपको या तो फ्री के डिफरेंट जो डोमेन होस्टिंग्स होती हैं वो यूज करनी होती है, उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको काफ़ी जो पे रिस्ट्रिक्शन करेगा, आगे जाके आपसे पैसे मांगेगा, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको क्या, या तो क्या करना पड़ेगा, डोमेन होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, अपने बिजनेस को ई कॉमर्स करने के लिए। दूसरा क्या चीज़ है कि आप लोकल होस्ट पे फिलहाल अपने कंप्यूटर के ऊपर एक सर्वर बना के वहां पर आप पूरा बिल्ड करेंगे अपने वेबसाइट को, ई कॉमर्स के वेबसाइट को। उसके बाद जब कंप्लीटली बिल्ड हो जाएगा, ओके हो जाएगा, रेडी टू लाइफ हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, आप डोमेन परचेज करके उसके ऊपर डिप्लॉय कर देंगे। तो ये दो तरीके हैं।
सो आज थोड़ा सा डिस्कशन इसी में करेंगे हम लोग, डोमेन को कैसे परचेज करते हैं, होस्टिंग किस तरह होती है, होस्टिंग के ऊपर हम लोग डिप्लॉय कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर को, अपने जो वेबसाइट्स होती हैं उसको, और जो हम लोकल हमारा कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को किस तरह, उस कंप्यूटर को किस तरह हम लोग सर्वर बना सकते हैं। क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। अब आपको सबसे, फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि आप एक डोमेन परचेज करते हैं, यानी कोई नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नाम रखा abc.com या abcshop.com, कुछ भी मैंने नाम रखना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने उस नाम का डोमेन परचेज करना होता है। डोमेन होस्टिंग का आइडिया है सबको? डोमेन होस्टिंग का आइडिया है बेटा? बेटा क्लास में पार्टिसिपेशन करो, किसी को, हाँ, ओके। काफी बच्चों को है, काफी को नहीं है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो डोमेन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ikra.edu.pk, ikra.edu.pk। तो ये जो नाम है ikra.edu.pk, इसको हमने परचेज करना होता है, यानी जो ये नाम है इसको परचेज करना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है आईकेन के नाम से, क्लियर है? आईकेन के नाम से, ये आईकेन सर्च करेंगे तो ये आईकेन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या काम कर रहा होता है? ये इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड नंबर्स इन एन अमेरिकन मल्टी। तो ये क्या करते हैं कि आपको एक नाम असाइन करते हैं। एक्चुअली इसके पीछे एक आईपी होता है। ये जो डोमेन है आपका ikra.edu.pk, इसके बैकएंड पे एक्चुअली क्या होता है, एक आईपी होता है। तो उस आईपी को नाम असाइन करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनका वेबसाइट आपको नजर आ रहा होगा। इसमें कोई हमारा काम का नहीं है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि इनके पॉलिसीज आते रहते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज। तो कभी डोमेन परचेज करेंगे तो इनकी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। सही है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम क्या है कि डोमेन्स दे देते हैं। क्लियर है? यानी डोमेन्स का नाम असाइन करते हैं डिफरेंट डोमेन्स के लिए। एग्जैक्टली निहाल सही बता रहे बिल्कुल। तो अगर वो आईपी अगर होगा तो आप कितने आईपीज को याद रखेंगे? मैक्सिमम 10 20 100, चलो उससे ज्यादा 200 याद रखेंगे। लेकिन जो जब डोमेन आपके पास होगा तो क्या होगा कि आप डोमेन सिंपली ikra.edu.pk याद किया, इसके पीछे जो आईपी लगी हुई है उसको आपको पता ही नहीं। सो इसलिए डोमेन नेम असाइन करते हैं ये आईकेन वाले। आईकेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका काम है ये काम करना। अब सबसे पहला काम तो ये होता है कि अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें फॉर एग्जांपल मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट हमने रन करना है, ई कॉमर्स। मुझे नाम रखना है abc.com। तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या abc.com मैं परचेज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप ये है कि एक दफा अगर मैं डोमेन को परचेज कर लूँ तो कोई और उसको परचेज नहीं कर सकता। तो इस तरह लोग इसके डोमेन के भी बिजनेसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे डोमेन्स को परचेज करके रख दिया और जब जिसको चाहिए होगा उसको उनको बेच दिया। तो ये बिजनेस डिफरेंट लोग कर रहे हैं बाहर मार्केट के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं कि डोमेन को रजिस्टर करेंगे अपने पास और उसको सेल पे लगाएंगे, और जब जिसको चाहिए होगा उसको आप एक ट्रांसफर वो होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड कर देंगे तो वो अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? एक डोमेन नेम मल्टीपल लोग परचेज नहीं कर सकते, ये एक रूल है, पॉलिसी है आईकेएन का। अब मुझे ढूंढना ये पड़ेगा कि क्या मैं जो नाम रखना चाह रहा हूँ अपने शॉप का, उस डोमेन का नाम मिलेगा कि या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा अभी तो कितने का मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि
आपका डोमेन नेम नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसका है वो भेज रहा है, तो वो हो सकता है महंगा भेजे, अब उसका काम है। एक वर्ल्ड में अचानक जो पैसे वाले होते हैं ना, जिनको कहते हैं सडनली जो बिलियनियर्स होते हैं, उनमें भी एक बंदे का नाम, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने एक डोमेन खरीदा था pizza.com। और pizza.com मैं ख्याल में कितने में कुछ बिलियन रुपीस, कुछ बिलियन डॉलर्स का उसने भेजा बाद में। तो यानी एक ही दिन में वो इतना ज्यादा अमीर हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कुछ डोमेन्स खरीद के अपने पास रखें, और जब जिसको चाहिए होगा आपने भेज दिया। क्लियर है? अब उसके लिए सबसे पहला काम, एक वेबसाइट में बताता हूं। एक वेबसाइट है whois.com, WHOIS और .com। अब ये whois.com क्या करता है? whois.com आइडेंटिटी बताता है कि कौन सा डोमेन किसके नाम पे किसके नाम पे है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर abc.com, मैंने यहाँ पर कर लिया सर्च। तो यहाँ पर देखें abc.com ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर कर लिया, उसका पूरा इंफॉर्मेशन नीचे नजर आ रहा होगा। न्यूयॉर्क में रजिस्टर हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, ईमेल आ जाएगा। अब आपको ये खरीदना हो तो इससे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अब इससे कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो आपको हो सकता है महंगा बताएगा। सो ये चीज देख सकते हैं कि ये रजिस्टर है, abc.com वाला रजिस्टर है। तो ये .com के अलावा आप दूसरे भी TLPs कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स कहते हैं। .com के अलावा .net होता है, .org होता है, .pk होता है। इस तरह के डिफरेंट टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, उनमें आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया abc.net। अब इसको हुईज करेंगे तो देखेंगे क्या किसी का ये रजिस्टर हुआ किसी के पास, यस .net भी रजिस्टर्ड है। अब मैं अपने नाम का डोमेन रजिस्टर नहीं कर सकता हूं, तो हो सकता है आप अपना बिजनेस का नाम चेंज कर रहे हैं, या फिर जिसके पास ये डोमेन है उससे वो ये डोमेन परचेज कर लें। ये कनाडा का है। तो नाम मैं चेंज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम रखा माई न्यू शॉप, mynewshop.com। हो सकता है ये किसी के पास ना हो, मैंने कर दिया यहां पर हुईज, ये भी रजिस्टर्ड है किसी के पास। तो ये उर्दू में नाम रख लेते हैं, तो मैं भी शायद नहीं होगा। क्या नाम रखें, कोई सजेशन दे कोई, कि आप अपने बिजनेस का कोई नाम रखने जा रहे हैं, तो आप क्या नाम रखना चाहेंगे? बड़ा क्लास में पार्टिसिपेशन करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा। दुकान.pk। अब देखें यहाँ पर दुकान.pk। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, इनवैलिड डोमेन नेम। इनवैलिड डोमेन नेम क्यों आया यहाँ पर? इनवैलिड डोमेन नेम इसलिए आया कि ये जो whois.com है, ये सिर्फ whois.pk के अलावा सारे डोमेन को सर्च कर सकता है। .pk डोमेन ये सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि .pk डोमेन पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो उसके लिए एक अलग वेबसाइट है, वहां पर जाके आप ये चीज चेक कर सकते हो। कहां पर? एक वेबसाइट है PK Nic, यानी PKNic.pk। ये PKNic.net.pk। अब आप यहां पर सर्च कर सकते हैं दुकान.pk। आप डोमेन को लुकअप करेंगे तो अगर ये अवेलेबल है, ये डोमेन नेम भी रजिस्टर्ड हुआ किसी ने रजिस्टर कर लिया, आप इसको भी आप खरीद नहीं सकते। सो .pk के लिए आप pk.nic पे जाना पड़ेगा। अगर .com पे देखना हो तो आपने .com पे यहां पर चेक करना होगा। आसानमार्ट.com, ये चेक कर लेते हैं।
asanmart.com। अब देखें, अब ये asanmart.com है हमारे पास, अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप तो परचेज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये हमें प्राइस भी बता रहा हूँ कितना, ये $9.88 का आपको मिल जाएगा। तो आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट रेट्स पे बेचती हैं। अब $9 के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो इस वक्त ये मैक्सिमम आपको 1200 रुपए का 1500 रुपए तक का पड़ेगा। लेकिन डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जहां पर ये बहुत सस्ता भी पड़ेगा आपको, हो सकता है कभी कभी 5 रुपए का भी पड़ता है जब सेल लग जाती है। तो जैसे गोडेडी है, पाकिस्तान के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो डोमेन्स को बेचते हैं, और आप भी बेच सकते हैं, और मैं भी बेचता हूं। अगर किसी को चाहिए होगा डोमेन तो ये सारी चीजें आप लोग ये रजिस्टर होता है। चीप डोमेन के लिए आपको देखना पड़ेगा, एक दफा सर्च करेंगे, यहां पर सर्च के देखें, यहां पर asanmart.com का आ रहा है। इसको कॉपी करके आप पाकिस्तान के डिफरेंट वेबसाइट से एक, उनमें से एक है hoster.pk, ये सस्ता डोमेन्स बेचते हैं। अगर यहां पर जाके इसको डोमेन में सर्च करेंगे, डोमेन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और यहां पर सर्च करेंगे asanmart.com, तो डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट रेट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ये 1599 का .com का मिल जाएगा, .pk का आपको 2399 का मिल जाएगा, .co का आपको 4000 रुपये का मिल जाएगा, .com .uk का आपको इतने का, सारे यहाँ पर रेट्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर उसके अलावा भी आपको डोमेन्स बता रहे हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं। क्लियर है? सो वंस ये डोमेन आपके पास आप परचेज करेंगे तो वो आपके इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगेगा, तो आपने एक सही कॉन्टेक्ट डिटेल्स देने हैं, ताकि जो आईकेन है आपका, आईकेन जो है वो ब्लॉक कर देता है। अगर आपने सही कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं दिए तो आपका जो डोमेन है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए कोशिश करना है कि आपने सही डोमेन कॉन्टेक्ट डिटेल दे दो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वेबसाइट है touchstardeveloper.com के नाम से। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, देखें यहाँ पर ये मेरा नाम आएगा, हाउस एड्रेस आ जाएगा, कराची, जो भी मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है कि किसी को ये परचेज करना हो तो ये मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। सही है? सो ये अगर आपने यहाँ पर सही डिटेल्स नहीं इंसर्ट करी तो ये आईकेन वाले आपका क्या करते हैं, ये डोमेन क्लोज करा देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी इसको डिलीट कर देते हैं। अब क्लियर, यहाँ तक डोमेन को कैसे हम लोग परचेज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए डोमेन को किस तरह कर सकते हैं। किसी को कोई इशू हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो इस पे? क्लियर है? जैनुल आबिदीन का सवाल है कि एसएसएल सर्टिफिकेशन, फॉर एग्जांपल, अब एसएसएल सर्टिफिकेशन से मुराद ये है कि आपको अपने वेबसाइट को सिक्योर करना होता है, सिक्योरिटी लगानी होती है। अब क्योंकि देखें, अगर ई कॉमर्स, आप अपना वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाने जा रहे हैं तो जो क्लाइंट आपसे कुछ परचेज करना चाहता है तो वो अपना कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर शेयर करता है। तो जब वो अपना कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करेगा तो वो ये चाहेगा कि आपका वेबसाइट सेफ हो, कोई हैकर हैक करके मेरे उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स ना निकाले, कस्टमर डरते हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें एक अपने वेबसाइट के ऊपर सर्टिफिकेट लगाना होता है जो कि सिक्योरिटी दे रहा होता है, जिसको हम एसएसएल सर्टिफिकेट बोलते हैं, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर के नाम से होता है। एसएसएल सर्टिफिकेट हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, दो वेबसाइट्स दिखा देता हूँ। ISRA.edu.pk, ये एक वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक तरह की वेबसाइट है। तो ये एक तरह की वेबसाइट जो है, ये इसके ऊपर HTTP लगा हुआ है,
यानी सिक्योरिटी लगी हुई है। कैसे पता चलेगा कि सिक्योरिटी लगी हुई? देखें यहाँ पर, अगर आप वो यूज कर रहे होते हैं, क्रोम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसके कनेक्शन आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। यहाँ पर एक लॉक है, ये लगा हुआ लॉक। इसका मतलब ये इन लोगों ने सिक्योरिटी सॉकेट लेयर लगाया, HTTPS के ऊपर खुलेगा ये। यानी HTTPS का मतलब सिक्योरिटी लेयर, एक सिक्योरिटी आपने लगा दी अपने वेबसाइट के ऊपर। इसके बरक्स एक वेबसाइट है मेरे पास, यानी मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है? नॉट सिक्योर। इसका मतलब ये होता है कि अब कस्टमर अगर मेरे वेबसाइट से कुछ खरीदना चाहता है, या मेरे पास अपना कॉन्टेक्ट डिटेल या अपने बैंक के वेबसाइट वगैरह शेयर करना चाहता है, तो ये कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरा वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अब इसकी सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना होता है? SSL सर्टिफिकेट परचेज करनी होती। वो भी आपको मैक्सिमम 2000 1000 2000 रुपए तक की मिल जाती है, वो परचेज करनी होती है। और आप इसको फिर सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर लगाया हुआ। तो कस्टमर अपना डेटा शेयर करने में डरेगा नहीं, कस्टमर आपके साथ डेटा शेयर करेगा। इज दैट क्लियर? सो SSL सर्टिफिकेट के बारे में बताया, डोमेन के बारे में, SSL सर्टिफिकेट के बारे में किसी को कोई इशू हो, ताकि हम लोग थोड़ा होस्टिंग को समझ लेंगे, फिर उसको किस तरह करते हैं वो भी देख लेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? बेटा क्लास में अगर है तो पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो उसका जवाब आप देंगे, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप और क्या करना है। ओके, सो वंस ये हमने डोमेन, अब यहाँ पर ये डोमेन परचेज कर लिया तो काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब आपने ये तो कर लिया कि आपने आईकेन से डोमेन परचेज कर लिया, अब आपके नाम से ये 1 साल के लिए होता है। आप इसको 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। वंस आपने ये परचेज कर लिया, करने के बाद लेकिन फिर आपको एक सर्वर की जरूरत पड़ती है, जहां पर आप क्या करते हैं? अपने वेबसाइट को, अपने वेबसाइट की जितनी भी फाइलें होंगी, जितने भी तस्वीरें होंगी, जितने भी वीडियोस होंगे, उन सबको उस सर्वर के ऊपर रखना होता है, ताकि कस्टमर को वो नजर आ जाए। यानी फॉर एग्जांपल, ये वेबसाइट एकरा का, तो एकरा ने ये तस्वीर कहीं पर रखी होगी, ये इन्होंने कोडिंग की होगी HTML के अंदर, ये सारे कोडिंग के फाइल्स को इन्होंने सर्वर के ऊपर रख दिया, और वो सर्वर से ये जब भी मैं ikra.edu.pk रन करूंगा, तो वो सर्वर से उठा के हमारे पास लेकर आएगा। सो उसके लिए आपको क्या करना होता है? परचेज करना होता है होस्टिंग। होस्टिंग डिफरेंट तरह की होती है, मैं hoster.pk का बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनसे परचेज किया, कुछ अच्छे सर्विस है इनका। तो यहाँ पर क्या होता है? होस्टिंग पे जाएंगे, यहाँ पर तो डिफरेंट होस्टिंग नजर आएंगे आपको। उनमें सबसे ऊपर लिखा हुआ शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग से मुराद क्या है? शेयर्ड होस्टिंग से मुराद ये होता है कि, क्योंकि जो आप एक सर्वर खरीदेंगे ना, तो वो सर्वर बहुत महंगा पड़ता है। तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है कि वो उस सर्वर में थोड़ी सी जगह मेरे पास है, थोड़ी सी जगह आपके पास है, कुछ जगह किसी और के पास है, तो इस तरह एक ही सर्वर को डिफरेंट लोगों ने शेयर किया होता है। तो क्या होता है इस तरह? वो एक्सपेंसिव नहीं होता, सस्ते में होता है। सो इसके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, कुछ होते हैं विंडोज के ऊपर, कुछ होते हैं लिनक्स के ऊपर। सही। तो ये दोनों चीजें आप खुद देख के, अगर आपका वेबसाइट ASP.NET के ऊपर बना हुआ है, तो आप लिनक्स के ऊपर उसको चलाने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? विंडोज का सर्वर खरीदेंगे। और अगर आपका PHP के ऊपर बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे? लिनक्स का खरीदें तब भी चल जाएगा, और आप विंडोज का खरीदें तब भी आसानी से चल जाएगा। तो उसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने होस्टिंग प्लेन्स पे गया, यहाँ पर मैंने PHP का सर्च किया कि मेरे पास PHP का बना हुआ वेबसाइट, या मेरे, तो उसमें डिफरेंट प्लेन्स है। यहाँ पर प्लेन 0 ये 2300 रुपये में दे रहे हैं। प्लेन 1 में क्या कर रहे हैं ये लोग? डिस्क स्पेस 100 MB का दे रहे हैं, यानी 1 GB तक दे रहे हैं। इस 1 GB के अंदर अपने फाइलें रख सकते हैं, अपने पिक्चर्स रख सकते हैं, अपने वीडियोस रख सकते हैं, जितनी भी चीजें आपके वेबसाइट के ऊपर है सारी चीजें रख सकते हैं आप। मंथली ट्रांसफर बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है ना,
उस ट्रैफिक की कुछ बैंडविड्थ होती है कि बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ आ जाता है, तो कभी कभी दराज डॉट पी के जो है वो हैंग हो गया था। बीच में एक दफ़ा सेल लग गई थी इनको, कोई ब्लैक फ्राइडे उस वक्त, तो क्रैश कर गया था। तो ये इस वक्त होता है कि जब बहुत सारा ट्रैफिक आता है वेबसाइट के ऊपर, तो क्या होता है, बैंडविड्थ एंड हो जाता है और आपका वेबसाइट क्रैश हो जाता है। तो देखना पड़ता है कि 20 GB 30 GB 100 GB तक की बैंडविड्थ कम से कम होनी चाहिए अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्टिंग में। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम हो कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद में उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो बैंडविड्थ देख सकते हैं आप। रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज देते हैं, सीपीयू कितना होगा, मेमोरी उसकी कितनी, 2 GB का रैम लगा हुआ है उस सर्वर के ऊपर, 4 GB का रैम लगा हुआ उस सर्वर के ऊपर, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई होती हैं। उसके अलावा डेटाबेस कितना बना सकते हैं आप, एक डेटाबेस, दो डेटाबेस, तीन डेटाबेस, चार डेटाबेस, तो डिफरेंट डेटाबेस, ये सब चीजें लिखी हुई होती हैं यहाँ पर। उन सबको देखने के बाद यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। परचेज हो गया। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं स्टार्टिंग में आप फ्री में यूज करना चाहते हैं, तो एक फ्री का एक होस्टिंग है। गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे 000 वेब होस्ट, या आपको फ्री में वेब होस्टिंग देते हैं। इसको किसके ऊपर जाएंगे, देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा फ्री वेब होस्टिंग। सो स्टार्टिंग आप सीखने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं फ्री में, ₹0 में फ्री वेब होस्टिंग में एक वेबसाइट आप इसको कर सकते हैं, ई कॉमर्स का वेबसाइट। इसके ऊपर प्रेस्टा शॉप या आप वर्डप्रेस या कुछ भी इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पर आगे इसमें साइन इन करेंगे और ये आगे डिटेल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फ्री में यहाँ से स्टार्ट करके समझने के बाद आप इसको परचेज करेंगे। क्लियर है? बस जैसे ही परचेज करेंगे, आप वेबसाइट को परचेज करेंगे, तो आपके पास एक सी पैनल मिल जाता है। सी पैनल क्या होता है, उसके अंदर एडमिन पैनल होता है एक्चुअली वो। उस एडमिन पैनल के अंदर आप ई कॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं, ओपन कार्ड को इंस्टॉल करना चाहते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, इन सबको इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये टच स्टार डेवलपर है, यहाँ पर इसके आगे मैं पोर्ट चेंज करता हूँ, 8880 पोर्ट लगाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन देगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर अगर साइन इन करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर लॉग इन कर दिया। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो ये मेरे पास एक वेबसाइट का सी पैनल नजर आएगा। अब इस सी पैनल के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने अपने वेबसाइट को किस तरह अपलोड कर सकते हैं, फाइलों को, वीडियोस को, ये सारी चीजें सी पैनल के ऊपर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टच स्टार डेवलपर्स के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको देखे नजर आएगा कि डेटाबेस कितने बनाने हैं। अगर मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। उसके अलावा एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना है, पीएचपी का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, ये सारे डिटेल्स इस सर्वर के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। उस सर्वर के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो वन बाय वन आप इसको देख सकते हैं। और इस फाइल मैनेजर में जाएंगे और इस फाइल मैनेजर में जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने वेबसाइट। क्लियर है? या तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो होस्टिंग का समझ में नहीं आया हो कि होस्टिंग क्या होती है? क्लियर है बेटा? सब सब क्लियर है? इसका मतलब सब समझ आ रहा है सबको? बेटा को किसी को कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछे। अब डोमेन होस्टिंग को हम खत्म कर रहे हैं, हम लोग लोकल होस्ट पे आ रहे हैं कि लोकल होस्ट पे किस तरह करते हैं। इस तरह हम लोग डोमेन को कैसे परचेज करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। फ्री कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने बताया। किसी को कोई क्वेश्चन हो डोमेन और होस्टिंग के हवाले से?
ओके, क्लियर है? सो यहाँ पे डिफरेंट फाइलें, जो भी आपकी तस्वीरें, इमेजेस वगैरह होगी, सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। वंस अपलोड करेंगे तो यूज़र को नज़र आ जाएगा। तो ये इस तरह आप लोग क्लाइंट सर्वर का जो मैकेनिज्म है इस तरह बिल्ड कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को, ताकि हम लोग अपने बिजनेस को ई बिजनेस आसानी से बना सकें। अब स्टार्टिंग में ये होता है कि आपने स्टार्टिंग में डोमेन परचेज नहीं करना है, आपने स्टार्टिंग में होस्टिंग परचेज नहीं करना है, लेकिन आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर के ऊपर ही अपने वेबसाइट को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद वहां पर सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद उसको आप क्या करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं। तो जब अपलोड करने के लिए रेडी हो तब आप इसको परचेज करें, उससे पहले परचेज ना करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्यों कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो होती हैं वो सारे सर्वर बेस्ड होती हैं। यानी अगर मेरे पास ई कॉमर्स का वेबसाइट अगर मुझे बनाना हो तो मुझे सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज करना जरूरी है। एक होता है क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस और एक होते हैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस। तो सर्वर साइड लैंग्वेजेस का यूज करना मेरे लिए जरूरी है। तो जब सर्वर साइड लैंग्वेजेस यूज करूंगा तो मेरे पास एक सर्वर का होना जरूरी है कि ये सर्वर साइड के लैंग्वेजेस को रन करे। उसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर के ऊपर ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरा कंप्यूटर सर्वर बन जाएगा और मेरे एप्लीकेशंस को रन करके दिखाएगा। जितने भी सर्वर साइड एप्लीकेशन है उन सबको रन करके दिखाएगा। मुझे डोमेन होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो उसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, हम आते हैं एक चीज के ऊपर जिसको कहते हैं जैम्प। यानी हम अब क्या करने जा रहे हैं, अपने कंप्यूटर को एक सर्वर बनाने जा रहे हैं कि उस सर्वर को यूज करते हुए हम ई कॉमर्स के जितने प्लेटफॉर्म से ओपन कार्ट, वर्डप्रेस, प्रेस्टाशॉप, जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स है उन सबको इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। अपने कंप्यूटर के अंदर रन भी करके देखेंगे। सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद इसको लाइव करने के लिए डोमेन और होस्टिंग परचेज करें। ऑल क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा? कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? मैंने शुरू क्लास में बताया था जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उतना सीखेंगे। नहीं पूछेंगे इसका मतलब क्या है, नहीं सीखना है। अब क्लियर? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें डोमेन होस्टिंग परचेज नहीं करनी है, सारा काम हमने लोकल होस्ट पे करना है। लोकल होस्ट पे कंप्लीट होने के बाद इसको हमने परचेज करना है। तो उसके लिए आपको सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर कि आप अपने वेबसाइट को ASP.NET के ऊपर बनाते हैं तो ASP.NET का सर्वर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो ये आपको एक अलग से सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको हम कहते हैं IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके, अब्दुल बासित का क्वेश्चन है कि सर्वर साइड को थोड़ा एलेबोरेट करें। ओके, सो जस्ट इमेजिन के आपने किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है। सही है, आपने अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, किसी न किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है। तो उस कम्युनिकेशन के बीच में, फॉर एग्जाम्पल में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसी तरह हम अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे तो किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा ही है।
तो उसके लिए हमें कोई लैंग्वेज का होना जरूरी है हमारे पास, क्लियर है उसमें। लेकिन मशीन जो कि मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, तो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, जावा है। उन लैंग्वेजेस के थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर से कुछ काम करवाते हैं। तो हमें आपस में कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज और एक होता है सर्वर साइड लैंग्वेज। सो क्लाइंट साइड लैंग्वेज के लिए आपको अपने सर्वर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए आपके जरूरी है कि आपको एक सर्वर का होना जरूरी है कि उस सर्वर के ऊपर ही रन होंगे। अगर सर्वर नहीं होगा, सिर्फ और क्लाइंट होगा, आपका सिर्फ कंप्यूटर होगा, तो उन लैंग्वेजेस को आप रन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जरूरी है कि अगर हम सर्वर साइड लैंग्वेज पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें कोई सर्वर का होना हमारे लिए जरूरी है जो हमारे उस प्रोग्राम को रन करके दिखाए। और जब हम सर्वर की बात करते हैं, सर्वर क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स को कम्युनिकेट कर रहा होता है। वंस हम उस एप्लीकेशन को, उस प्रोग्रामिंग को हम सर्वर पे रख देंगे, तो बहुत सारे क्लाइंट्स, अगर वो इंटरनेट के ऊपर होगा तो इंटरनेट के थ्रू, आईपी के थ्रू या डोमेन के थ्रू बहुत सारे क्लाइंट्स उस सर्वर साइड का जो लैंग्वेज है उसको रन करके देख सकते हैं अपने पास। ये है पूरा सर्वर साइड का जो मैकेनिज्म है। यानी एक क्लाइंट सर्वर से एक दफा कम्युनिकेट कर सकता है, मल्टीपल टाइम कम्युनिकेट कर सकता है, जब चाहे कम्युनिकेट कर सकता है। इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन रहती है, इसलिए सर्वर साइड का हमारे पास होना जरूरी है। देखो बेटा, फूड पांडा का जो एप्लीकेशन है ना, इस वक्त एक दो कुछ कुछ चीजें इस तरह की होती हैं। हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट का मतलब ये हमेशा नहीं कस्टमर। हम फूड पांडा में क्लाइंट का मतलब होता है कस्टमर या उससे क्लाइंट्स जो भी हैं। तो फूड पांडा का लेके मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ। फूड पांडा के ऊपर, फूड पांडा का जो एप्लीकेशन है, उन लोगों ने जो कोडिंग की है, उन लोगों ने जो एप्लीकेशन बनाया हुआ है, वो एप्लीकेशन उन लोगों ने किसी न किसी सर्वर के ऊपर रखा है, क्लियर है। और उस सर्वर का लिंक हमारे पास है, उस सर्वर की आईपी हमारे पास है, या उस सर्वर का डोमेन हमारे पास है। तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर foodpanda.com लिखते हैं या .pk लिखते हैं, या फिर उसके एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली, हम हमारा जो मोबाइल है वो एक क्लाइंट बन जाता है, और उन लोगों ने जो एप्लीकेशन अपनी रखी है, जिस जगह पर कोडिंग रखी है, वो सर्वर बन जाता है। तो ये क्लाइंट और सर्वर का रिलेशन बन जाता है, क्लियर है। सो इस तरह का होता है। नहीं, एडमिन इस सर्वर साइड बिल्कुल भी नहीं है। एडमिन भी एक तरह का क्लाइंट है। वो सर्वर से क्या करता है, लैंग्वेज को यूज करके वो लैंग्वेज को रन कर रहा होता है अपने पास, क्लियर है। सो अगर हमारे पास ऐसा सर्वर नहीं है जो कि ऑनलाइन, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने कंप्यूटर को, हमें अपने कंप्यूटर को बनाना पड़ता है, लोकली सर्वर बनाना पड़ता है, और वहां पर हम अपने एप्लीकेशंस को रन करते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट सर्वर्स, मिल जाते हैं हमें ऑनलाइन। उनमें से सबसे पहला सर्वर है ज़ैम्प, और एक वैम्प भी है, और एक मैप भी है, और एक लैम्प भी है। सही है, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे नीचे हम लैम्प के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे लैम्प का मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स के ऊपर चलेगा, और ये मैप क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मैक ओएस के ऊपर चलेगा, और वैम्प जो है ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज के ऊपर चलेगा, और ज़ैम्प जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होगा। तो ये चीज आपको
इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने कौन सा सर्वर इंस्टॉल किया। ऐसा ना हो कि आपका पास मैक है और आप वैम्प इंस्टॉल करने लग जाएं, तो कभी भी नहीं होगा। इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा, आपको बहुत सारे मसले आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप लिनक्स यूज करते हैं और आपने वैम्प यूज किया, फिर भी नहीं होगा। तो कुछ चीजें तो लिमिटेड है कि वैम्प है तो ये विंडोज के ऊपर ही चलेगा। इसमें W का मतलब क्या है? विंडोज। ए का मतलब क्या है? अपाची। अपाची एक्चुअली जो सर्वर है ना हमारे पास, जो हम सर्वर सर्वर कब से कर रहे हैं, वो सर्वर प्रोवाइड करता है ये अपाची। और एम का मतलब होता है माइस्क्यूएल, पी का मतलब होता है PHP, और इस पी का मतलब होता है पर्ल, PERL, पर्ल। ये एक लैंग्वेज है, सही है। और सेम यही यहां पर है मैप पे, और यहां पर सिर्फ एम क्या है? मैप एम मैक ओएस के लिए होता है। इसी तरह लैम्प में क्या है? लैम्प एल जो है लिनक्स के लिए होता है। क्लियर है? तो इस आखिर में, इसमें देखो लैम्प में आखिर में एक ही पी है, तो ये पी कभी कभी PHP के लिए भी यूज होता है, पाइथन के लिए भी होता है, पर्ल के लिए भी यूज होता है। तो सर्वर जो लिनक्स का सर्वर है, इस पे ये सारे लैंग्वेजेस रन कर सकते हैं हम लोग। सो प्रिफरेबल क्या है? प्रिफरेबल ये है कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज करें। कभी हो सकता है आपको आपका अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहें, तो आप एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वर यूज करें जो कि हर प्लेटफॉर्म पे रन हो जाए। तो वो कौन सा होगा? जैम्प। यहां पर जो एक्स है वो इंडिकेट कर रहा होता है क्या? क्रॉस प्लेटफॉर्म। ए इंडिकेट कर रहा होता हमारा अपाची, एम इंडिकेट कर रहा होता माइस्क्वेल। ये माइस्क्वेल को इंडिकेट कर रहा था 2018 तक। एम का मतलब माइस्क्वेल था, लेकिन 2018 के बाद ये एम जो माइस्क्वेल डेटाबेस है, उन लोगों ने इसको चेंज कर दिया, उसका नाम रखा मारियाडीबी। तो ये इसी का एक फ्लेवर है, मैनेजमेंट सिस्टम। और पी का मतलब PHP, और इस पी का मतलब पर। सो हमें क्या करना होगा? इस जेम को अपने पास इंस्टॉल करना होगा, अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो कंप्यूटर है वो सर्वर बन जाएगा। और जब सर्वर बन जाएगा तो हम उस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? रन करके देख सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म को रन कर सकते हैं, ओपन कार्ड रन कर सकते हैं, हम लोग वर्डप्रेस रन कर सकते हैं, हम लोग जुमला रन कर सकते हैं, हम लोग प्रिस्टाशॉप रन कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम रन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? सो यहाँ पर किसी को कोई इशू हो तो लोकल होस्ट हम सर्वर कैसे बनाते हैं? किसी को कोई क्वेश्चन हो बेटा यहाँ तक? ओके, क्लियर, गुड। इसका मतलब सब समझ आ रहा है बेटा, पेपर में भी सब समझ आना चाहिए। नहीं, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हम जेम को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जेम के ऊपर एक छोटा सा वेबसाइट, यानी एक सर्वर साइड लैंग्वेज को किस तरह रन करते हैं, ये सारे स्टेप्स को हम देख लेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, यानी 4:15 बजे वापस आ जाएंगे और इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चन हो तो करें, ताकि हमारे पास 1-2 मिनट है जो कवर कर सकते हैं। बेटा किसी को अगर स्पीक करके पूछना हो तो आप हैंड रेज करेंगे ना, तो मैं आप लोगों को अलाउ भी करूंगा। तो किसी को स्पीक करके पूछने का शौक ज्यादा है तो स्पीक करके भी पूछ सकता है। अगर लंबा क्वेश्चन है जो कि टाइप करने में मुश्किल है, तो आप स्पीक करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज करेंगे तो मैं अलाउ कर दूंगा। ओके, ग्रेट है, कोई क्वेश्चन नहीं है। सो
पेपर के हवाले से आखिरी क्लास में डिस्कस करेंगे सुफियान बेटा। सो हम अभी आएंगे वापस 4:15 पे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और जेम को इंस्टॉल करके देखेंगे। क्लियर है?
स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा भाई? क्लास को हम रिज्यूम करते हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे किसके ऊपर, जेम के ऊपर, यानी लोकल सर्वर को किस तरह हम लोग क्रिएट करते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि हम लोग जेम को इंस्टॉल करेंगे और इसको इंस्टॉल करके इसको कैसे रन करते हैं वो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। सो जेम को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहला काम करना होगा, उसके वेबसाइट पे जाना होगा। जेम के वेबसाइट है, या आप गूगल पे सर्च करेंगे जेम, तो आपको उसका वेबसाइट आपको मिल जाएगा। apache-friends.org के नाम से वेबसाइट है। और जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको जेम का लोगो नजर आ जाएगा और यहाँ पर देखें वही चीज लिखी हुई है, अपाची, मायराडीबी, पीएचपी और अब ये डाउनलोड के सेक्शन में आएंगे तो डाउनलोड विंडोज के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है और ओएसएक्स के लिए अलग है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप डिफरेंट तरीके से इसको लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास विंडोज है तो हमें सबसे पहले विंडोज के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। मैं इसको विंडोज के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉलेशन आ जाएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। और ये ओपन सोर्स है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ सर्वर्स आपको बाय करने होते हैं, लेकिन जो जैम सर्वर है ये ओपन सोर्स भी है, साथ साथ आपके पास साथ साथ ये आपको फ्री में मिल जाता है। तो आप फ्री में डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस जेम के साथ आपको कुछ एडॉन्स भी मिल जाती हैं। एडॉन्स का मतलब क्या है कि आपको वर्डप्रेस में मिल जाता है, जोमला का सेटअप भी मिल जाता है, ये मैजेंटो है और ये ड्रुपाल भी है। तो ये सारी चीजें भी आप इस कम्युनिटी से, जो apache-friend.org है, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डिस्कशन हम करेंगे बाद में कि हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और अपाचे के साथ जो जैम्प है उसके साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अब। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो किसी का? जी बेटा फरहान। फरहान कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? मैंने अनम्यूट कर दिया, अपने आप को अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर जिस तरह से शॉपिफाई वगैरह है या दूसरे जो जिसमें यानी कि आप ओपन सोर्स जो ये चीजें हैं इसमें स्टोर्स बनाते हैं खुद ऑटोमेटिकली, तो उसमें भी जैम वैम की जरूरत पड़ती है? ओके, सो देखो शॉपिफाई, विक्स और डिफरेंट इस तरह के बहुत सारे जो हैं, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमें ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो उनका काम क्या होता है, उनके पास सब कुछ तो रेडी है, हमें जैम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन शॉपिफाई का हम शॉप बना के वहाँ पर अपने आइटम्स को, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबको शॉपिफाई पर अपडेट कर रहे होते हैं, और वो मेरे ख्याल में मंथली के हिसाब से हमसे कुछ चार्जेस लेते हैं उसका, यानी पूरा सेटअप करने का। तो हमें शॉपिफाई वगैरह के लिए जेम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको ऑनलाइन ही इनका पूरा एक हमें प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, उसी पे ही सब कुछ काम करना होता है। शॉपिफाई फ्री में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, शायद ये पेड है। ओके, अब्दुल वासिद कहते हैं कि वर्डप्रेस जो है अगर 10 के क्लाइंट्स एक वक्त में आ जाएं तो वेबसाइट डाउन हो जाती है वर्डप्रेस की। देखो सबसे पहली बात तो है कि आपके पास क्लाइंट उस वक्त ज़्यादा आएंगे जब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, यानी हर किस्म के आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। आपके पास हेल्थ के रिलेटेड भी होंगे, आपके पास स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी होंगे, बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे, तो बहुत सारे क्लाइंट्स भी आ जाएंगे।
सो इसलिए क्या होता है कि वर्डप्रेस को प्रेफर नहीं किया जाता कि जब आपके पास 100 से ज्यादा आइटम हो तो आप वर्डप्रेस को छोड़े ना यूज करें तो ज्यादा बेटर। वर्डप्रेस प्रेफरेबल है उनके लिए जो मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स बनाने का मैन्युफैक्चरर है, तो उनके पास लिमिटेड चीजें होती हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 50-100 प्रोडक्ट से ऊपर ज्यादा नहीं बना रहे हो, तो उनके लिए उनके लिए वर्डप्रेस एक अच्छा चीज है। और वर्डप्रेस किसी हद तक उनके लिए रिलायबल भी है, फिजिबल भी है, सस्टेनेबल भी है। लेकिन अगर आपके पास 100 आइटम से ज्यादा, जो 100 प्रोडक्ट से ज्यादा आइटम्स हैं आपके पास, तो आप फौरन दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाना होगा। आपको या तो ओपन कार्ट यूज करना होगा या तो प्रेस्टाशॉप वगैरह यूज करना होगा। सो वर्डप्रेस जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं। ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए बेटा प्रेस्टाशॉप बहुत अच्छा चल रहा है आजकल मार्केट के हिसाब से, और ओपन कार्ट दोनों जो है ना ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। मोहम्मद अजहर करें ओपन सोर्स वर्जन एंड फ्री वर्जन एक ही टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल ओपन सोर्स और फ्री एक ही तरह होता है कि आप यानी आपको फ्री में मिल जाता है, और साथ साथ ओपन सोर्स का मतलब उसमें आप कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप ओपन सोर्स है और फ्री वर्जन। सो ग्रेट, यहाँ पर हो गया हमारे पास इंस्टॉलेशन क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जैम का वर्जन हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर आपने 64 बिट और 32 बिट को भी देखना होगा कि अगर आपकी आपका पास ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आपने 32 बिट इंस्टॉल करना है, वरना 64 बिट इंस्टॉल करना है। सो ये जैसे ये डाउनलोड होगा इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये स्टेप्स आपके पास होंगे, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने कहा कुछ वार्निंग दे रहा है कि आपके पास कुछ ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं कि जो जेम के लिए, जेम को शायद कुछ जेम के कुछ चीज़ें यूज करने में आपके लिए मसले होंगे। तो हो सकता है ये आपके पास एरर नहीं आ रहा होगा। मेरे पास शायद ये एरर उस वक्त ज़्यादातर आता है जब आपके पास कोई एंटीवायरस इंस्टॉल होता है ना, उस वक्त इस तरह के एरर्स आते हैं। तो कोई इशू नहीं है, इसको हम बाद में, क्योंकि ओपन सोर्स है और तो हम इसको चीज़ों को बाद में चेंज करके सेटअप सेट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट ओके करूँगा और यहाँ पर जाके नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा है कि आपने जेम के साथ क्या क्या चीज़ें और इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले अपाची तो ज़रूरी है, हमें इंस्टॉल करना ही है, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं इसको। उसके अलावा माइस्क्यूएल हमें चाहिए नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो इसको हम अनचेक कर सकते हैं। फाइल जिला एफटीपी सर्वर। अब एफटीपी सर्वर का मतलब क्या होता है? एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये उस वक्त काम आता है कि जब आपने अपने लोकल होस्ट पे अपने वेबसाइट को क्रिएट कर दिया, आपने ई कॉमर्स क्रिएट कर दिया और अब इसको आपने डोमेन होस्टिंग के ऊपर लोड करना है, तो उसके लिए हमें एक एफटीपी की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है करें या ये नहीं करें। इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इसको इसके डिफॉल्ट सेटिंग को लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को इसमें से नहीं चाहिए तो उसको अनचेक कर सकते हैं। मैं जैसे इसके डिफॉल्ट पे लेके जाऊंगा और नेक्स्ट करूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पर मुझे फोल्डर बताएगा कि आपने कौन से फोल्डर में जेम को इंस्टॉल करना है, कौन से फोल्डर में जेम का फाइल बनेगा। तो आपने हमेशा सी में ही बनाना है। सी में बनाएंगे तो ये सिक्योर रहेगा, कोई उसमें से छेड़ेगा नहीं, ये विंडोज के साथ रहेगा हमेशा। और मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पर लैंग्वेज चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं अनचेक करेंगे, चेक करें जरूरी नहीं है, और इसको नेक्स्ट कर दें और अगेन इसको नेक्स्ट करें। जैसे ही इसको नेक्स्ट करेंगे तो अब होगा क्या कि हमारे पास
जेम यानी एक सर्वर जो हमारे लोकल होस्ट पे इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट। वंस ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको फिर हम लोग इसके ऊपर हम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए, चाहे वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाए, ओपन कार्ड के ऊपर बनाए, प्रेस्टाशॉप के ऊपर बनाए, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाएंगे, तो ये हमारे पास जेम सर्वर लोकली काम आ जाएगा। दिस क्लियर फॉर ऑल? किसी को कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? मैं भी ये टाइम थोड़ा सा लेगा इंस्टॉल करने में। सो जब तक हम लोग इस जेम का, लैम का, वैम का और मैम के जो डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट ऐड करेंगे या अगर डिस्कशन फोरम में भी बताएंगे कि अभी आप लोगों का जो असाइनमेंट होगा जब तक ये इंस्टॉल होता है, कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास तक का टास्क दे दूंगा ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास के टास्क को परफॉर्म कर सकें। सबसे फर्स्ट टास्क ये है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जेम को इंस्टॉल करेंगे, यानी अपने कंप्यूटर को सर्वर बना देंगे। दूसरा काम ये है कि आपने जेम, वैम, मैम और लैम के उनके डिफरेंसेस मालूम करने, यानी इनके आपस में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। मैंने तो एक डिफरेंस बता दिया था कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, लिनक्स के लिए लैम्प होगा, मैक ओएस के लिए मैप होगा, और वैम्प होगा विंडोज़ के लिए, और जैम्प होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। तो आप लोगों ने इन सब के आपस में डिफरेंसेस लिखने, कम से कम 5 डिफरेंसेस एक। क्लियर है दोनों काम? ये दोनों काम क्लियर है बेटा? इसमें कोई किसी को समझ कोई मसला हो, असाइनमेंट में ऐड कर लूंगा, लेकिन ये आप लोगों को वर्बली ही बता दूँ। रिपीट कर दो, असाइनमेंट डाल दूंगा बेटा। आपने क्या करना है, एक असाइनमेंट ये है कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जेम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन अभी हम लोग प्रोसेस को कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ये वीडियो भी आपको कल तक मिल जाएगी, तो ये इस तरह आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, और काम क्या है एक्चुअली कि आपने जैम, वैम, मैप और लैम्प के, ये जितने भी सर्वर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 3, 1, 2, 3 और ये 4, इनके इनके आपस में डिफरेंसेस आपने लिखने, यानी कम से कम 5 डिफरेंसेस इनके आपस में लिखने, और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। एक वर्ड की फाइल होगी जिसपे इन सर्वर्स की डिफरेंसेस आप लोगों ने राइट डाउन करने। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, और ये नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों ने सबमिट करवाना है, और मैं ऑनलाइन असाइनमेंट के सेक्शन में इसको अपडेट कर दूंगा। क्लास जैसे ही एंड होगा तो आप लोगों ने वहीं पर इसको अपलोड कर देना है नेक्स्ट सैटरडे तक, यानी कल की क्लास में नहीं, आपने नेक्स्ट सैटरडे को इसको सबमिट करवा देना। क्लियर? और नेक्स्ट कल जो है मिस सानिया आप लोगों को मेकअप क्लासेस के हवाले से भी बताएंगे, क्योंकि मेकअप क्लासेस तो ज़रूरी हैं। जब तक मेकअप क्लासेस नहीं रखेंगे तो हम इसको फिर कवर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 वीक्स हमारे पास हमने मिस कर दिए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो बेटा? कुछ भी समझ नहीं आया हो या अभी तक? क्वेश्चन करें जब तक ये इंस्टॉल भी हो रहा है। जी बिल्कुल, कंपैरिजन ही, वही डिफरेंसेस, कंपैरिजन, आप इन दोनों के आपस में कंपैरिजन करेंगे, आपस में डिफरेंसेस बताएंगे।
और बेटा किसी को कोई क्वेश्चन? तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन जैसी हो गई, कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर एक मैसेज आ गया कि विंडो डिफेंडर फायरवॉल हैज ब्लॉक सम फीचर ऑफ दिस ऐप। जब मैं जैम को इंस्टॉल करूंगा और मेरे पास अगर फायरवॉल ब्लॉक हुआ हुआ है तो कुछ एप्लीकेशन जो है जो जैम का है वो यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, अलाउ एक्सेस, मैं अलाउ करवाऊंगा इसको। वंस अलाउ कराऊंगा तो क्या होगा कि मैं इसको एक्सेस दे रहा हूं, और जैसे ही इसको एक्सेस मिल जाएगा ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा।
ये देखिए इंस्टॉलेशन के लिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक चेक लगा, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। तो मैं इसको चेक कर फिनिश करूंगा तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, अनचेक करूंगा तो कंट्रोल पैनल ओपन नहीं होगा। तो फिलहाल मैं ओपन करवा देता हूँ। मैंने कहा फिनिश, ओके। जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको, आपके पास एक काम होगा। आपने क्या करना है, आपने अब जाना अपने सी फोल्डर में, लोकल लोकल के अंदर जो सी का डिस्क होता है हमारे पास, उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक जेम के नाम से फोल्डर हमारे पास क्रिएट हो। अब जेम के नाम से यहाँ पर फोल्डर हमारे पास क्रिएट हो गया और यहाँ पर जेम का कंट्रोल पैनल भी मेरे पास ओपन हो गया है। नजर आ रहा होगा आपको। उसके अंदर हमने अपाची, माइस्क्वेल, फाइलजीरा, मरकरी, टॉमकैट सब कुछ को हमने इंस्टॉल किया था, तो सारे यहाँ पर लिस्ट हो गए। अब ये वन बाय वन यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जब तक अपाची स्टार्ट नहीं होगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो सर्वर नहीं बनेगा। तो अपाची का स्टार्ट होना जरूरी है। जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई मसला है, कोई एरर है, तो ये मुझे एरर देगा। तो उस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि अपाची सर्वर रन हो गया। मैं इसको देखो यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही स्टार्ट करूंगा यहाँ पर देखें मेरे पास स्टार्ट हो गया, कोई एरर नहीं आया। एरर कब आता है? एरर मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके पास एंटीवायरस है कोई, तो वो एंटीवायरस आपको यहाँ पर एरर दे सकता है। एरर क्यों आता है? देखिए यहाँ पर पोर्ट लिखा हुआ 80। तो जो आपका एंटीवायरस होता है वो इस 80 पोर्ट को यूज कर रहा होता है, और जब कोई दूसरा एप्लीकेशन इस पोर्ट को यूज करेगा तो अपाची सर्वर क्या करेगा, एरर दे देगा। अब मेरे पास तो यूज नहीं हो रहा था 80 कहीं पर, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर रन हो गया अपाची। क्लियर है? अब अगर आपके पास एरर आएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि अपाची के, क्योंकि अपाची ओपन सोर्स है, तो अपाची का एक फाइल है, उस फाइल में जाके इस पोर्ट को चेंज करना होगा। ठीक है? वो आपको कहां से मिलेगा? देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सप्लोरर में, या आप एक्सप्लोरर में जाएंगे, क्लिक करेंगे एक्सप्लोरर के ऊपर, तो ये आपके पास जैम्प ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये जैम्प हमारे पास फोल्डर है, इसको ओपन कर दिया मैंने। जैम्प को ओपन करने के बाद अपाची में जाएंगे यहाँ पर, और अपाची के अंदर यहाँ पर बिन का फोल्डर है। बिन के फोल्डर के अंदर आपके पास यहाँ पर कॉन्फ़िग का फाइल होगा। एक सेकेंड, कहाँ चला गया वो फाइल? सो यहाँ पर HTT डॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, या फिर आप इस, अगर फोल्डर याद नहीं, सिंपल आप यहाँ पे सर्च करेंगे HTTP D, सर्च करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वो आपको सर्च करके दे देगा। एग्जैक्ट फोल्डर मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए ये HTTP D.config के नाम से एक फाइल है। इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर
ओपन करेंगे नोटपैड के ऊपर। एक मिनट। तो और दूसरा ये डायरेक्टली भी अगर ये वो आपको नहीं मिलता है यहाँ पर फाइल यहीं पर इसी नाम से होता है httpd.config के नाम से। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल के ऊपर भी ऑप्शन मिल जाता है कॉन्फ़िगरेशन का। आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आप यहाँ पर पोर्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग, इस सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर देखें पोर्ट 80 और 443, यानी अगर SSL लगा हुआ तो 443 यूज करेगा, मेन पोर्ट 80 है। अगर एरर देता है आपके पोर्ट के अंदर तो आप जैसे यहाँ पे जाके पोर्ट को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया 8080, तो मेरा पोर्ट क्या होगा 8080 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास एरर नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसी को रहने दूंगा पोर्ट को जो 80 है। सही है। अब वंस ये आपने अपाची को क्या कर दिया, रन कर दिया, तो अब हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सर्वर रन हो गया। अब उस सर्वर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? एक्सेस करने के लिए हमें जाना होगा वर्डप्रेस के ऊपर। हमें जाना होगा वेब ब्राउजर के ऊपर, यहां पर लिखना होगा लोकल होस्ट। मैंने जस्ट यहां पर लिख दिया लोकल होस्ट और इसको एंटर कर दिया। तो देखें यहाँ पर लोकल होस्ट लिखने पे क्या हो गया, जो हमने अपाची सर्वर इंस्टॉल किया था वो हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अगर ये लोकल होस्ट लिखने पे आपके पास ये अपाची सर्वर नहीं आता है, ये पेज नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास सर्वर इंस्टॉल नहीं हुआ ज़ैम का। और अगर आपने वहां पर पोर्ट चेंज कर दिया, जैसे कि कोई एरर आ गया और आपने पोर्ट चेंज कर दिया, तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगा के उसका पोर्ट यहाँ पे लिखेंगे आप। अब देखिए मैं 8080 लिखता हूँ तो क्या होता है, अब मैंने 8080 लिखा है यहाँ पर। आवाज आ रही है ना बेटा? आवाज में मसला है कोई? आवाज क्लियर है ना? ओके। अब देखिए यहाँ पर एरर आ गया मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पोर्ट 8080 पे कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर जाके इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 80 लिख देता हूँ, लोकल होस्ट 80, और इंटर करूंगा तो क्या होगा, देखो अपाची हमारे पास इंस्टॉल हो गया, रन हो गया। यहां तक क्लियर है कि हमने क्या कर दिया, जैम इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके उसको रन कर। अब यहाँ पे स्टॉप करूंगा तो क्या होगा, अपाची सर्वर स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप किया मैंने यहाँ पर, और अगेन यहाँ पे लोकल होस्ट चलाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर एरर दे देगा क्योंकि अपाची सर्वर यहाँ पर स्टॉप हुआ हुआ। अगेन मैं इसको जाके यहाँ पर रन करूंगा स्टार्ट करके, और जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अपाची सर्वर का हमारे पास पेज आ जाएगा। यानी हमारा एट अ टाइम हमारा कंप्यूटर एक सर्वर भी बन गया और एक क्लाइंट भी बन गया। क्लियर है? अगर मुझे माइस्क्यूएल का डेटाबेस बनाना तो मैं माइस्क्यूएल को भी रन करूंगा, स्टार्ट करूंगा और ये माइस्क्यूएल रन हो जाएगा। अलाव एक्सेस कर दिया मैंने यहाँ पर। अब देखें ये हमारे पास क्या हो गया, कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 3306। अगर इसके जाके पोर्ट के आगे मैं लिख देता हूं, ये PHP माई एडमिन के नाम से, मैं PHP माई एडमिन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास माइस्क्यूएल रन हो जाना चाहिए। इस तरह फाइल जिला चलाऊंगा तो क्या होगा, फाइल जिला का
इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मुझे यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो, मैं इस पे क्लिक करूंगा, वर्डप्रेस एक क्लिक में इंस्टॉल कर सकता हूँ। जुमला इंस्टॉल करना हो, डिफरेंट एडॉन्स यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं। अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो इनको इंस्टॉल करूंगा, वरना इंस्टॉलेशन नहीं करूंगा। अब यहाँ पर अगर मुझे इसको बंद करना है, यानी मुझे अब लोकल होस्ट पे मुझे कुछ काम नहीं करना है, मुझे अपाची सर्वर बैकग्राउंड पे रन होता है और हमारे लिए सर्वर बनाता है, तो मैं इसको बंद करूंगा। यहाँ पर क्या होगा, ये बैकग्राउंड में चल रहा होगा यहाँ पर। जब तक इसको क्लिक करके क्विट नहीं करेंगे हम लोग, तब तक क्या करके रन होता जाएगा। जैसे ही यहाँ पे मैं क्विट करूंगा तो क्या होगा, अब ये बैकग्राउंड से भी बंद हो जाएगा और हम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो बेटा? अब यहां पर हमने एक लोकल सर्वर इंस्टॉल कर दिया। अब इसके ऊपर हमें सर्वर साइड लैंग्वेज के थ्रू कुछ प्रोग्रामिंग करनी है। एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे, फॉर एग्जांपल एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देंगे। उसके लिए क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पर सिंपल मेरे पास एक अगर इंडेक्स, एक वेबसाइट, एक फाइल बनाया मैंने HTML के अंदर। देखिए ये HTML का फाइल है, मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्या एक HTML का फाइल है। इस फाइल को मैं ब्राउजर के ऊपर रन कर सकता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट डबल क्लिक करूंगा तो ये ब्राउजर के ऊपर रन हो जाएगा। ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। अगर ये, क्योंकि HTML क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, तो मुझे सर्वर की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। अब अगर ये फाइल यहाँ पर PHP में होता, अगर यहीं पर एक और फाइल हो और वो PHP में हो, राइट क्लिक करके मैं यहां पर एक फाइल क्रिएट करता हूं, न्यू, और इसका नाम रख देता हूं मैं PHP फाइल .php, यानी इसकी एक्सटेंशन मैंने रख दी PHP। अब क्या होगा कि अगर ये PHP होगा तो मैं इसको रन करना चाहूंगा अपने ब्राउजर के ऊपर, तो रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। इस PHP को रन होने के लिए हमें सर्वर साइड के कोई लैंग्वेज की जरूरत है। हमें कोई ना कोई सर्वर साइड की लैंग्वेज की जरूरत है, जब ही ये रन होगा, वरना रन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक कोडिंग, कुछ कोड लिख देता हूँ। HTML का कोड लिखा, उसके अंदर मैंने PHP का टेस्ट कोड लिख दिया। मैंने टेस्ट कोड इस तरह लिखते हैं, इन दोनों के बीच में ये जो स्टार्टिंग टैग है, ये स्टार्ट टैग और ये एंड टैग, इन दोनों के बीच में हम कुछ भी लिखेंगे, वो सारा क्या कहलाएगा, PHP का कोड कहलाएगा। मैं जस्ट PHP सिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम सर्वर के ऊपर एक सर्वर साइड लैंग्वेज को किस तरह रन कर सकते हैं। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव किया मैंने, Ctrl+S, और इसको यहीं पर मैं सेव करता हूँ, लेकिन PHP के एक्सटेंशन के साथ। देखिए PHP का एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट PHP, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखें ये PHP में हमने एक फाइल क्रिएट कर दिया। कौन से फोल्डर के अंदर? इस फोल्डर के अंदर। ये देखें, ये टेस्ट PHP के नाम से एक फाइल हमने क्रिएट कर दिया। ये PHP का फाइल है। अगर मैं इसको रन कर देता हूं ब्राउजर के ऊपर, अगर मैं ब्राउजर के ऊपर इसको रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा। जिस तरह ये रन हो रहा है इंडेक्स, उस तरह ये रन नहीं होगा, क्योंकि ये PHP में लिखी हुई है, एक
सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो मुझे इसको सर्वर पर ही रन करना होगा। तो अगर मुझे इसको सर्वर पर रन करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, एक तो मैंने सर्वर इंस्टॉल कर दिया है, जस्ट मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहां से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा सी के अंदर जो जेम का फोल्डर था उस फोल्डर में, और उस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे htdocs है, इस फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर आप यहाँ पर उस php को रख देंगे, पेस्ट कर देंगे। टेस्ट php को यहाँ पर आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। जस्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर है? वंस पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट डैशबोर्ड, इसमें यहाँ पर लिख दूंगा मैं, अगर मुझे इसको रन करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल लोकल होस्ट, इसके साथ यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट php.php। देखिए यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करता, डायरेक्टली इसको ऑन ओपन करता डेस्क उसके ऊपर, ब्राउजर के ऊपर, तो ये कभी भी ओपन नहीं होता, क्योंकि ये HTML नहीं है, ये PHP फाइल है। इस तरह ASP.NET के फाइल, इसी तरह JSP के फाइल्स, वो सारे फाइल्स आप अब इस सर्वर के ऊपर रन कर सकते हैं, जो अपाची सर्वर हमने क्रिएट कर दिया था यहाँ। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह यहाँ पर अगर मुझे MySQL के सर्वर, MySQL का कोई डेटाबेस क्रिएट करना हो, MySQL का डेटाबेस क्रिएट करना हो, तो मैंने बताया था लोकल होस्ट PHP myadmin लिखेंगे तो हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा, SQL का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाके मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ MySQL के अंदर। ये सारे नेक्स्ट स्टेप हैं। हम नेक्स्ट जो लैब होगी उसके अंदर डेटाबेस को क्रिएट करना और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, ओपन कार्ड को इंस्टॉल करना, प्रिस्टाशॉप को इंस्टॉल करना, इस जेम के ऊपर सब कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमारा था कि जेम का जो इंटरफेस है इसको देखना और इसको इसका इंस्टॉलेशन वगैरह करके इसको यूज करना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो बेटा, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो? सब समझ आ गया? जी बेटा, वीडियो एक्टिव हो जाएगी। मैं ख्याल में रात को 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाता है। अगली वीडियो आपको मिल जाती है। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन हो? वरना आई थिंक हमारा जो लैब नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया इसमें, और कुछ भी नहीं था। आज हमने यही करना था। इसमें हमने वैम्प भी वैम्प को भी इंस्टॉल करके देखना था। वैम्प भी करना चाहें तो अगर आपने वैम्प इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे वैम्प, क्योंकि मेरे पास विंडोज है तो मैं वैम्प सर्वर इंस्टॉल करूंगा खाली। वैम्प सर्वर पे क्लिक करेंगे, देखो ये वैम्प सर्वर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। wampserver.com पे जाएंगे, ये वैम्प सर्वर आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको डाउनलोड में जाएंगे, वैम्प सर्वर 32 बिट के लिए और 64 बिट के लिए, इन दोनों में से किसी एक के लिए आप इसको चूज कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल कर दिया वैम्प सर्वर 64 बिट, तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ये कुछ पूछते हैं उसके बाद इंस्टॉलेशन। तो इससे अच्छा ये है कि हम क्रॉस प्लेटफॉर्म जेम सर्वर को यूज करते हैं, ताकि वो हमारे पास जिसके पास मैक ओएस है उसके पास भी चल जाएगा, जिसके पास लिनक्स है उसके पास भी चल जाएगा, जिसके पास विंडोज है उसके पास भी चल जाएगा।
तो अगर किसी को वैम्प इंस्टॉल करके चलाना हो तो वैम्प बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा, उसका जो कंट्रोल पैनल है वो डिफरेंट होगा, बाकी सब चीज़ें सेम हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको क्विट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये क्विट हो जाएगा। अब वन से क्विट हो जाएगा तो यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब हम क्वेश्चंस ले रहे हैं यहाँ पर। ये आज के लिए अब यहाँ पर एंड हो गया, और मैं असाइनमेंट ऐड कर लूंगा अभी। डिस्कशन फोरम इसके अलावा ओपन है, और आपके पास टेलीग्राम के ग्रुप में सब ज्वाइन हो गए होंगे, तो टेलीग्राम का ग्रुप भी ओपन है, वहाँ पर कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपके पास डिस्कशन फोरम ओपन है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर डिस्कस करें। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा क्लास को एंड कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, सो मैं क्लास को एंड कर लेते हैं, और आप लोगों को क्या करना है कि असाइनमेंट जो मैं दूंगा उसको नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करना है और सबमिट करवा देना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रख लीजिएगा। कल की क्लास में भी शायद मैं ही कंडक्ट करूंगा या मिस सानिया कंडक्ट करेंगी, तो आप लोगों को इशू नहीं होगा। असाइनमेंट में आप अभी थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ, 10-15 मिनट के अंदर, तो देख लीजिएगा। और मैंने वर्बली भी बताया, आप वर्बली भी कर सकते हैं इसको। ओके, तो अपना ख्याल रख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।